नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जहां हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों जो पूरे 1 साल के लिए आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। ऐसे तो ये सालों साल चलता रहेगा, लेकिन जो भी विद्यार्थी इससे जुड़ते जाएंगे उनको पूरे साल भर की यह सुविधा रहेगी, जिसमें आप चाहें तो आईएएस की मुख्य परीक्षा हिंदी साहित्य की तैयारी कर सकते हैं, आप चाहें तो पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। यानी आईएएस और पीसीएस की जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, उसमें जो हिंदी साहित्य के प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं, जो पूरा सिलेबस है, जिन प्रश्नों की संभावना है या जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों पर कंप्लीट उत्तर प्रारूप हम लोग लिखेंगे। यानी पूरी तरह से प्रश्नों को देखेंगे, उन्हें समझेंगे और उन्हें लिखते जाएंगे। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मान के चलिए कम से कम आप साल भर में लगभग 200-250 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों, एक दूसरी बात कि 15 फरवरी से हम लोग इसमें निबंध और एथिक्स को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और एक तीसरी बात कि जो लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभ व्याख्या खंड की शुरुआत भी 5 फरवरी से होने जा रही है। तो आप व्याख्याओं को एक एक करके देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले 1 फरवरी को जो टेस्ट होने जा रहा है, यानी 1 फरवरी में जो प्रश्न आएंगे, हम लोग 2 ही प्रश्न लेके चल रहे हैं, एक एक दिन बीच करके, यानी सप्ताह में कुल 6 प्रश्नों पर अभ्यास कर रहे हैं। तो ज़रा 1 फरवरी के प्रश्नों को लिख लीजिए। 1 फरवरी पहला प्रश्न तैयार कीजिएगा भाषा खंड से। अपभ्रंश का परिचय देते हुए इसके भेदों का उल्लेख करें और साथ ही इसी में एक और मुद्दा जोड़ लीजिएगा, इसकी विशेषताओं की भी चर्चा करें। थोड़ा उत्तर लंबा होगा, परंतु इसकी परवाह नहीं करेंगे, इसे छोटा भी कर लेंगे। जो दूसरा प्रश्न तैयार कीजिएगा वो भाषा खंड से ही तैयार कीजिएगा कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योगदानों का उल्लेख करें। हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योगदान, जिनको जैसा लगता है, बीपीएससी के प्रारूप पर आप लिखना चाहें तो 50 नंबर के लिए लिखिए, आईएएस के प्रारूप पे लिखना चाहें तो 15 नंबर के लिए लिखिए, 10 नंबर के लिए लिखिए, और यूपी पीसीएस का प्रारूप जो लोग लिख रहे हैं दोनों के बीच लिखिए, 30-40 नंबर लायक आपका प्रश्न हो। दोस्तों, पिछले टेस्ट में, यानी जो 30 जनवरी का टेस्ट रहा, ये तो 1 फरवरी को आप लोग देंगे, 30 जनवरी के टेस्ट में आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे। जो पहला प्रश्न था वह प्रश्न था दोस्तों, आदिकालीन साहित्य का स्वर किस प्रकार विविधता मूलक है। आदिकालीन साहित्य का स्वर किस प्रकार विविधता मूलक है। और दूसरा प्रश्न था आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि। आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि पर चर्चा करें। ये कुल 2 प्रश्न थे। 1 फरवरी को जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको नोट कर लीजिए। अपभ्रंश का परिचय, अपभ्रंश के भेद और उसकी विशेषताओं का उल्लेख, यानी कंप्लीट अपभ्रंश का पैकेज। और दूसरा, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, यानी
अब भ्रंश से अब इससे हटकर क्या प्रश्न आएगा अगर इन दोनों को तैयार कर लीजिए तो। दोस्तों आइए हम लोग पिछले टेस्ट के प्रश्नों के प्रारूप को देखें कि इनका उत्तर कैसे लिखें, क्या तैयार करें। शुरू करते हैं आचार्य शुक्ल की इतिहास दृष्टि से। दोस्तों जब आपसे शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि पूछी जाए तो आप सीधे यहीं से प्रश्न लिखना शुरू कर देते हैं। ये भी एक अच्छी कोशिश है, लेकिन जो लोग बीपीएससी वगैरह दे रहे होते हैं उन्हें सामग्री की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो क्यों ना एक भूमिका तैयार करें और भूमिका में क्या हम लोग यह लिख सकते हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपने पहले के इतिहास ग्रंथों या अपने पहले के साहित्य इतिहास का क्या अर्थ होता है? हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य शुक्ल ने अपने पहले के साहित्य इतिहास ग्रंथों की कमियों को देखते हुए 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। 1929 में क्या लिखा दोस्तों? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जाहिर सी बात है कि शुक्ल जी ने इतिहास लेखन की वैज्ञानिक कोशिश की। उन्होंने पहले जो भी कमियां थीं, जैसे नामकरण का अभाव, जैसे काल विभाजन का अभाव, जैसे साहित्यकारों के मूल्यांकन का अभाव, इन सभी कमियों को दूर करते हुए मूल्यांकन का अभाव, इन सभी कमियों को दूर करते हुए उन्होंने एक वैज्ञानिक इतिहास को, हिंदी साहित्य के एक वैज्ञानिक इतिहास को लिखने की कोशिश की। यही वजह है कि शुक्ल जी के आधार पर ही या शुक्ल जी के नाम पर ही हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया। शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन, आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य के इतिहास ग्रंथ। दिख रहा है बोर्ड साफ साफ? दूसरा शुक्ल जी का इतिहास लेखन, और तीसरा शुक्लोत्तर यानी आचार्य शुक्ल के पश्चात, उत्तर मतलब बाद, शुक्लोत्तर इतिहास ग्रंथ। आपने भूमिका में ही इस बात की चर्चा कर दी कि शुक्ल जी के पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो गारसा दत्तासी का हो, चाहे वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक हो, मिश्र बंधुओं ने लिखा हो, चाहे शिव सिंह सेंगर ने लिखा हो, चाहे वो अव्यवस्थित पुस्तकों की शक्ल में हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, कवि माला हो, कालिदास हजारा हो,
252 या 84 वैष्णवन की वार्ता हो, इन सभी पुस्तकों में कमियां थी। देखिए, भूमिका में ही बता दिया कि शुक्ल जी ने अपनी कमियों, अपने पहले के इतिहास ग्रंथों की कमियों को दूर करने की कोशिश की, और फिर ये भी बता दिया कि शुक्ल जी का इतिहास लेखन इतना वैज्ञानिक रहा है कि उन्हीं के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को, साहित्य इतिहास यानी साहित्य का इतिहास, 3 चरणों में बांट दिया गया। आचार्य शुक्ल पूर्व, शुक्ल जी का इतिहास, शुक्लोत्तर इतिहास। ये भूमिका नहीं, आपके आने वाले उत्तर की पूरी तरह से पृष्ठभूमि तैयार हो गई। आपने बता दिया कि अब आप लिखने क्या जा रहे हैं। तो भाग 1 में आप भूमिका तैयार करें कुछ इस प्रकार से। लिख सकते हैं दोस्तों, जो उत्तर का भाग 2 बनाइए, देखिए इसे ठीक से उतारिए, जहां कोई कमी हो बताइए। दोस्तों, उत्तर का जो भाग 2 बनाइएगा, उस पर कोशिश यह कीजिए कि शुक्ल जी के इतिहास में वो कौन सी विशेष बातें थीं जिनकी चर्चा आवश्यक है, या जिनके लिए शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ अत्यंत चर्चित रहा है या इस कदर प्रभावशाली रहा है। तो कोशिश कीजिए उन बातों का उल्लेख आप कर सकें। और क्या क्या दोस्तों, जो उत्तर का भाग 2 है, भाग 2 में शुक्ल जी के इतिहास के विशेष पहलुओं की चर्चा करें। आप में से बहुत से लोगों ने लिखा भी है बहुत ढंग से। सबसे पहली बात कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह पुस्तक नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से प्रकाशित हुई। किसके माध्यम से प्रकाशित हुई? नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से। किंतु यह जो पुस्तक है, इसकी आरंभिक रूपरेखा आप जानते हैं, आप में से बहुतों ने इस बात की चर्चा भी की है। हिंदी शब्द सागर में या हिंदी शब्द सागर की भूमिका में देखने को मिलती है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में क्या देखने को मिलती है दोस्तों? इनमें से जो उनका हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है 1929 में, उस पुस्तक की जो आरंभिक चर्चा है वो हिंदी शब्द सागर, लगभग इसमें 93,000 से भी अधिक शब्द थे हिंदी शब्द सागर में। इसी पुस्तक की भूमिका में उन्होंने इस बात की चर्चा की कि साहित्य होता क्या है, साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं। दोस्तों, बाबू श्याम सुंदर दास ने और यहाँ तक कि दबे स्वर में नंद दुलारे वाजपेयी ने भी स्वीकार किया था कि शुक्ल जी ने शब्द सागर को बनाया तथा शब्द सागर ने शुक्ल जी को बनाया। अब यदि तीसरी बात लिखें भाग 2 में, तो यह दर्शाने की कोशिश कीजिए कि आचार्य शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन
एवं नामकरण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास लेखन में सर्वाधिक महत्व काल विभाजन और नामकरण को देते हैं। चौथी बात की अगर चर्चा करें कि शुक्ल जी ने सबसे पहले साहित्य और साहित्य के इतिहास की परिभाषा दी। क्या की? साहित्य और साहित्य के इतिहास की परिभाषा दी। साहित्य की परिभाषा में आप जानते हैं उन्होंने लिखा था, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। अब सोचिए आप क्या काम कर रहे हैं। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। और फिर उन्होंने इतिहास की परिभाषा में लिखा कि जबकि यह निश्चित है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह तय है कि इन चित्तवृत्तियों की परंपरा में परिवर्तन के साथ साहित्य की परंपराओं में भी परिवर्तन आएगा। शुरू से लेकर अंत तक जनता की चित्तवृत्तियों का साहित्य की परंपरा के साथ सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास है। देखिए कितनी बड़ी बात है। शुक्ल जी ने पहले लिखा कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। फिर उन्होंने लिखा कि जबकि यह निश्चित है या यह तय ही है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो यह मान लिया जाए कि जनता की चित्तवृत्तियाँ यानी जनता की सोच, जनता की भावना बदलेगी। समाज के भाव बदलेंगे तो साहित्य का भाव भी बदलेगा, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसा साहित्य होगा। साहित्य कुछ और नहीं, समाज का प्रतिबिंब है या दर्पण है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि तब यह निश्चित है कि जनता की इन्हीं चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के फलस्वरूप साहित्य की प्रवृत्तियाँ, साहित्य की परंपराएं भी बदलती जाएंगी। शुरू से लेकर अंत तक जनता की चित्तवृत्तियों और साहित्य की प्रवृत्तियों के बीच सामंजस्य बैठाना, यानी समाज कैसे बदला उसके अनुसार साहित्य भी बदला। जैसा समाज वैसा साहित्य। शुरू से लेकर यही जो अध्ययन किया जाता है, यही जो सामंजस्य बैठाया जाता है, वही साहित्य का इतिहास है। दोस्तों, समझने लायक है कि आपने साहित्य की परिभाषा दे दी। उसके बाद आप पांचवी बात लिखते हैं कि शुक्ल जी ने सर्वाधिक ध्यान अपने इतिहास में काल विभाजन को दिया। किसे दिया? काल विभाजन को। और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने 4 कालखंडों में बांटा। थोड़ा फैक्चुअल है। विक्रम संवत बोलिए 1050 से 1375। विक्रम संवत 1375 से 1700। विक्रम संवत 1700 से 1900। विक्रम संवत 1900 से अब तक। देखिए, शुक्ल जी ने पूरे हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा और इन कालखंडों का नाम उन्होंने आदिकाल,
पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल रखा। क्या क्या रखा? पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, आदि काल। इतना ही नहीं, शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास को एक तो काल के आधार पर नाम दिया और फिर प्रवृत्ति या धारा के नाम पर भी उन्होंने नाम दिया। तो शुक्ल जी एक तो काल विभाजन को महत्व दे रहे थे, ऊपर से उन्होंने नामकरण को भी विशेष महत्व दिया। सबसे पहले कालखंडों को बांटा और फिर इनके नाम दिए काल के आधार पर और प्रवृत्ति के भी आधार पर, धारा के आधार पर, मनोवृत्ति के आधार पर। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया। पूर्व मध्य काल को शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम दिया। उत्तर मध्य काल को शुक्ल जी ने रीति काल नाम दिया और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल नाम दिया। देखिए, ये एक फैक्ट है, इसको थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो अच्छा है। अगर एक आध भूल जाएं तो इतना भी लिख सकते हैं कि शुक्ल जी ने पूरे साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा और फिर उन्होंने कालों का भी नाम दिया और उन कालों का नाम प्रवृत्ति के आधार पर भी किया, जैसे आदि काल, पूर्व मध्य काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल। एक आध भूल जाएं चलेगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। दोस्तों, छठी बात लिखी है कि शुक्ल जी ने किसी भी काल के लिए जो प्रवृत्ति निर्धारित की, उसके पीछे भी उन्होंने अपने सटीक तर्क दिए। उन्होंने लिखा, छठी बात में उन्होंने लिखा कि किसी भी काल की प्रवृत्ति का निर्धारण, यानी जैसे आदि काल में वीरगाथा काल है, तो किसी काल में प्रवृत्ति का निर्धारण उस काल में जो रचनाएं लिखी जाती हैं, उन रचनाओं में यदि ज़्यादा रचनाएं या रचनाओं की अधिकता जो है, अधिक रचनाओं में जो प्रवृत्ति होगी उसी के आधार पर उस काल का नामकरण किया जाएगा। और इसीलिए शुक्ल जी ने आदि काल को वीरगाथा काल नाम दिया, क्योंकि उनका तर्क था कि आदि काल में 12 रचनाएं मिली। कौन कौन सी? बीसलदेव रासो, विजयपाल रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, हमीर रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपता का, अमीर खुसरो की पहेलियाँ। तो शुक्ल जी ने कहा कि इस काल में 12 रचनाएं मिली। उन 12 रचनाओं में 9 रचनाओं में वीरता ही दिखाई पड़ी। शुक्ल जी का तर्क था कि किसी काल में जितनी रचनाएं लिखी जाती हों, यदि उन रचनाओं में, ज़्यादातर रचनाओं में या रचनाओं की अधिक संख्या यह दर्शाए कि एक विशेष प्रवृत्ति का चित्रण है, तो उस विशेष प्रवृत्ति के आधार पर ही उस काल को नाम दिया जाए। तो शुक्ल जी ने तर्क दिया कि आदि काल में कुल 12 रचनाएं मिलीं, उपलब्ध हुईं, जिनमें 9 रचनाओं में वीरता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। इस प्रवृत्ति को देखकर ही उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल दिया। देखिए दोस्तों, अगर ये 6 बात आप लिख गए तो अब एक 7वीं बात भी लिखिए, और 7वीं बात में लिखिए कि आचार्य शुक्ल ने
अपने इतिहास लेखन को या उनकी इतिहास दृष्टि साहित्य की सभी घटनाओं को राजनैतिक सामाजिक कारणों से जोड़कर देखती है। यानी आचार्य शुक्ल ने साहित्य की सभी घटनाओं को राजनैतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की। बात को समझिएगा। सातवीं बात, शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि साहित्य की घटनाओं को राजनैतिक सामाजिक कारणों से जोड़कर देखती थी। राजनैतिक सामाजिक कारणों से जोड़कर देखती थी। जरा समझिए, यही वजह है, सातवीं बात में ही लिखिएगा, यही वजह है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया और पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने राजनैतिक सामाजिक कारणों को देखा था। शुक्ल जी का तर्क था कि आदिकाल की जो सीमा थी विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो शुरुआती या आरंभिक 150 वर्ष थे वहाँ साहित्य की कोई भी प्रवृत्ति निश्चित या निर्दिष्ट नहीं थी। राजाश्रय में या दरबारों में पलने वाले रचनाकार अपने शासकों को कभी वीरता के पद सुनाते थे, कभी धार्मिकता के, कभी भक्ति के, कभी श्रृंगार के, कभी नीति के। लेकिन जैसे जैसे 150 वर्ष पश्चात मुसलमानों की चढ़ाइयाँ शुरू हुईं, इन्हीं दरबारी रचनाकारों ने अपने शासकों सामंतों को सभी प्रकार के मुक्तक पदों की जगह, यानी वीरता, धार्मिकता, श्रृंगार, नीति, इन सब को छोड़कर सिर्फ वीरता के पद गाने शुरू किए। अपने शासकों सामंतों का गुणगान शुरू किया। पहले रचनाएं छोटी थी, मुक्तक थीं, बाद की रचनाएं प्रबंधात्मक होती गईं। यही प्रबंध परंपरा, यानी जो वीरता का चित्रण शुरू किया गया, शासकों का गुणगान शुरू किया गया, यही प्रबंध परंपरा रासु के नाम से जानी गई। इसे ही ध्यान में रखकर मैंने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। यानी आदिकाल के पीछे उन्होंने राजनैतिक या सामाजिक कारण माना मुसलमानों की चढ़ाई, मुसलमानों का आक्रमण। दोस्तों, यही बात भक्ति काल या भक्ति आंदोलन के लिए भी उन्होंने कहा। आदिकाल में कहा कि मुसलमानों की चढ़ाइयाँ शुरू थी, मुसलमानों का आक्रमण तीव्र था, और भक्ति काल के विषय में कहा कि फिर आगे चलकर, यानी आदिकाल के बाद मुसलमानों की चढ़ाइयाँ अब खत्म हो चुकी थी, मुसलमान भारत में स्थिर हो गए थे, राज सत्ता से जुड़ गए थे, राजपाठ करने लग गए थे। तो शुक्ल जी ने कहा कि आगे चलकर जब दूर दूर तक इस्लाम का राज स्थापित हो गया, पहले राजा महाराजा हिंदू थे, अब इस्लाम का राज, ऐसे में हिंदू जाति के हृदय में गौरव और उत्साह के लिए कोई जगह नहीं रह गई। प्राइड मैटर खत्म हो गया। क्यों? उनके सामने ही देव मंदिर तोड़े जाते। भाई, कहीं भी आक्रांता आएगा, चाहे वो कोई भी आक्रांता हो, तो वहाँ के धर्म को, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की अर्थव्यवस्था को आक्रांता नेस्तनाबूद करेगा। तो जब दूर दूर तक इस्लाम का राज स्थापित हो गया, ऐसे में हिंदू जाति के हृदय में गर्व, गौरव, उत्साह के लिए जगह नहीं रह गई, क्योंकि हिंदुओं के सामने ही देव मंदिर गिराए जाते,
देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती, पूज्य पुरुषों का अपमान होता। भला ऐसी दशा को देखकर क्यों न हिंदू जाति हतदर्प मानसिकता से घिर जाती, यानी इस प्रकार के आक्रमण से, इस्लामी राज की स्थापना से हिंदू जाति का गौरव खत्म हुआ। ऐसी पराजित दशा में, ऐसी स्वाभिमान शून्यता की दशा में, आहत दशा में, हतदर्प दशा में हिंदू जाति के सामने ईश्वर की करुणा और शरण के अलावा और क्या मार्ग था? ईश्वर की करुणा में जाना, शरण में। फिर शुक्ल जी देखिए उसको सामाजिक राजनीतिक कारण से जोड़ते हैं। भाई हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। शुक्ल जी इस बात को भी जोड़ते हैं, कहते हैं कि भक्ति की धारा जो धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी, उसे इस राजनैतिक उलटफेर यानी इस्लाम की राज स्थापना, भक्ति की जो धारा धीरे धीरे उत्तर की ओर आ रही थी, बह कर आ रही थी, रिस कर आ रही थी, उसे इस भारी राजनैतिक परिवर्तन ने, यानी हिंदू राजसत्ता की जगह इस्लाम की सत्ता की स्थापना ने अत्यंत तीव्र रूप में प्रसारित होने का मौका दे दिया। यानी भक्ति की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, ये शुक्ल जी भी कहते हैं, इनका भी मानना है। लेकिन एक आंदोलन के रूप में, एक विचारधारा के रूप में इस भक्ति के बीज को हरा भरा लहलहाता पौधा बनाने में, एक वृक्ष भव्य विशाल तरु या पेड़ बनाने में यदि किसी ने काम किया तो वो इस्लाम की राज स्थापना ने। इसीलिए यह कहा गया कि शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को इस्लाम की प्रतिक्रिया से उत्पन्न माना था। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए, यही वजह है कि शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन को इस्लाम की प्रतिक्रिया माना। दोस्तों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 7 पॉइंट लिखने के बाद 8वें पर। शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि ही नहीं बल्कि उनकी आलोचना दृष्टि में भी रस की लोक मंगलवादी अवधारणा या रस की लोकवादी अवधारणा को महत्व दिया गया। शुक्ल जी मानते थे कि रस आनंद का विषय नहीं है, रस अनुभूति का विषय है, और ये जो रस है वह लौकिक अनुभूति का विषय है। यानी आँखों के सामने जो जगत है, उस लोक जगत में जो भी अनुभूतियाँ हैं उसे ही साहित्य में उतार सकते हैं। इसलिए शुक्ल जी आँखों से ओझल जो जगत है, पारलौकिक जगत, उसे साहित्य का विषय नहीं मानते थे। यही वजह है कि शुक्ल जी ने रहस्यवाद का घोर विरोध किया। क्यों? तो लिखिए कि शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि में रहस्यवादी रचनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने माना कि साहित्य लौकिक जगत का विषय है। जो साहित्य पारलौकिक जगत का चित्रण करे, अर्थात रहस्यात्मक जगत का चित्रण करे, वह साहित्य नहीं है। यही वजह है कि रहस्यवाद जहाँ जहाँ उन्होंने देखा, सिद्धनाथ की रचनाओं में रहस्यवाद, कबीर की रचनाओं में रहस्यवाद और छायावाद में रहस्यवाद, इन तीनों को या तो लताड़ा या इन्हें साहित्य से बहिष्कृत ही कर दिया। सिद्धोनाथों की रचनाओं को साहित्य से बहिष्कृत कर दिया, यह कहते हुए कि जो योग धारा है या यह जो आध्यात्मिक धारा है रहस्यात्मक, वो साहित्य की धारा नहीं है। कबीर के रहस्यवाद को उन्होंने रूखा कह दिया
कि कबीर की कविता उपदेश तो देती है किंतु भावोन्मेष नहीं लाती। कह दिया कबीर शुष्क उपदेशक थे, उनकी कविता कविता नहीं है, इनका जो रहस्यवाद है वो रूखा है, किसी की समझ में नहीं आ सकता। और छायावाद पर भी उन्होंने लिखा कि छायावाद विषय वस्तु की दृष्टि से रहस्यात्मक है और शैली की दृष्टि से लाक्षणिक है। जीवन और जगत से कटी हुई कविता है छायावाद, इसीलिए उसका स्वर पलायनवादी है। अक्ष मतलब आँख होता है, प्रति माने सामने, तो आँखों के सामने जो लौकिक जगत था उसे ही शुक्ल जी साहित्य का विषय मानते थे। इसीलिए इनका जो दृष्टिकोण था प्रत्यक्षवादी था, विधेयवादी था। इसे भी आप पॉइंट में कोट कर सकते हैं। 9वीं बात कि शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि विधेयवादी और प्रत्यक्षवादी थी। क्यों? चूंकि लौकिक जगत को उन्होंने साहित्य का विषय माना। विधेय पर जब आप लिखते हैं कि इस पर तेन का प्रभाव है, तो इतनी बात मत समझिए, आप लोग एथिक्स भी पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। विधि से बना शब्द है, नियम कानून। और नियम क्या है? सामाजिक आचार संहिता। तो जो समाज के लिए नियम कानून बनाया जाए उसे ही विधान कहते हैं, उसे ही विधेय। समाज यदि उस नियम कानून को न माने तो उसे ही वैधानिक चेतावनी कहते हैं, उसके लिए वैधानिक दंड है। आज के समाज के लिए जो नियम कानून बनाया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, वही संविधान है। अरे हाँ या ना? नीति शास्त्र जो आप पढ़ते हो है क्या? आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट। इसीलिए आप उसमें सत्यनिष्ठा पढ़ते हैं, अभिरुचि पढ़ते हैं, नीति शास्त्र पढ़ते हैं कि नीति शास्त्र किस प्रकार अप्लाइड है, व्यवहारिक है, किस प्रकार उसमें अधिनीतियों की चर्चा है, किस प्रकार जो नीति शास्त्र नॉर्मेटिव है, किस प्रकार वह जो नीति शास्त्र आइडियलिस्टिक है। ये समाज की आचार संहिता है। उसको आज किस रूप में माने, पहले कैसे माने। तो शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य समाज के लिए है और समाज का अर्थ लौकिक जगत है, तो इस लौकिक जगत की ही चर्चा हो। इसलिए उनकी इतिहास दृष्टि दोस्तों विधेयवादी है, प्रत्यक्षवादी है। कहीं ना कहीं ये इतिहास दृष्टि नैतिकतावादी भी है। इसीलिए उनके इतिहास ग्रंथ में हो चाहे उनकी रचनाओं में हो, आप देखें जितनी भी रचनाएं लिखते हैं, चाहे वो निबंध ही क्यों न लिखते हों, कविता क्या है उसमें देखें, श्रद्धा भक्ति में देखें, तो शुक्ल जी कहते हैं कि भाई साहित्य का काम क्या है या कविता का काम क्या है? मनुष्य को मनुष्यता की उच्च भूमि में ले जाना। इसीलिए समझाते हैं शुक्ल जी एक और बात कि हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है और आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है। हृदय का मुक्त हो जाना मतलब क्या है? स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ को अपना लेना, जन कल्याण, लोक मंगल को अपना लेना। इसीलिए उन्होंने माना कि लोक मंगल की रक्षा नैतिकता और मर्यादा से ही संभव है। और इसीलिए इस नैतिकता, मर्यादा, लोक मंगल के कारण शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि में तुलसी सबसे श्रेष्ठ रचनाकार प्रतीत होते हैं। तो तुलसी को उन्होंने श्रेष्ठ रचनाकार का दर्जा दिया। इसी में एक बात जोड़ें कि शुक्ल जी ने त्रिवेणी नाम की रचना को लिखा। यह 3 रचनाकारों का संकलन है, जिसमें तुलसीदास, सूरदास और जायसी को रखा। जायसी में भी रहस्यवाद था, लेकिन उन्होंने माना कि जायसी की जो रहस्यात्मकता है उससे कहीं अधिक, आध्यात्मिकता रहस्यात्मकता से अधिक इनकी लोक कथा लोगों को भाव प्रवण करती है। इसलिए जायसी को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर 16वीं शताब्दी के जायसी को इन्होंने 20वीं शताब्दी में त्रिवेणी में रखा और साहित्य जगत से परिचित कराया। दोस्तों 2-4 बातें और जोड़िए कि शुक्ल जी ने रीतिकाल की भी
लगभग उपेक्षा की। खास करके जो विशुद्ध अलंकारिक कवि थे, विशुद्ध श्रृंगारिक कवि थे, उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा। शुक्ल जी कविता क्या है शीर्षक निबंध में भी इस बात को कहते हैं कि लोक मंगल की स्थापना के क्रम में कहीं ऐसा न हो कि कला मूल्यों की उपेक्षा हो जाए, और कला मूल्यों की प्रतिष्ठा के क्रम में कहीं ऐसा न हो कि लोक मंगल की उपेक्षा हो जाए। तो रीतिकाल के कवियों ने लोक मंगल को ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ कला को ध्यान में रखा। यही वजह है कि रीतिकाल के केशव को शुक्ल जी कठिन काव्य का प्रेत कहती हैं। क्या कहती हैं? और बिहारी की कविता के विषय में कहते हैं कि बिहारी की कविता से उन्हें संतोष नहीं हो सकता जो हृदय पर या मर्म स्थल पर कोई मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, जो अनुभूति को रचना में तलाशते हैं, संवेदना को, उन्हें बिहारी से संतोष नहीं हो सकता। बेशक हाथी दांत के छोटे टुकड़े पर महीन बेलबूटे देखने वालों को तो बिहारी की कविता अच्छी लगेगी, यानी जो कला मर्मज्ञ हैं, जो सिर्फ शिल्प को पसंद करते हैं, जो काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से जुड़े हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो शुक्ल जी का इतिहास दृष्टिकोण है, जो उनकी इतिहास दृष्टि है, वो कहीं ना कहीं सामंजस्यवादी भी है। उन्हीं रचनाकारों को यानी जोड़ सकते हैं 12वें पॉइंट में कि उनकी इतिहास दृष्टि सामंजस्यवादी है, कि उन्हें वही रचनाकार पसंद आया जिसमें कला मूल्य भी हों, यानी काव्य शास्त्र की भी समझ हो, और जिसे भावों की भी समझ हो, यानी भाव और शिल्प, अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों पर जिसकी पकड़। इसलिए आप देखेंगे कि सूरदास जी भी जहाँ हद से ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो शुक्ल जी उनकी निंदा करने लगते हैं। लिखते हैं कि मानो सूरदास जी पर उपमा देने की झक सी सवार हो, ये उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा देने लगती हैं। लेकिन जहाँ सूरदास जी भावों को कविता से जोड़ते हैं तो वहीं प्रशंसा करते हैं, कहते हैं उनकी भाव प्रेरित वचन वक्रता कुछ ऐसी है, यानी वहाँ प्रशंसा करते हैं। लिखते हैं कि वचन वक्रता यानी वक्रोक्ति का प्रयोग बुद्धि प्रेरित नहीं होना चाहिए। रीतिकाल के कवियों ने बुद्धि प्रेरित किया था और सूरदास ने भाव प्रेरित किया था। तो शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि सामंजस्यवादी भी है, कला मूल्य की भी आवश्यकता थी उनकी नज़र में, और भाव पक्ष भी। इसीलिए मानते थे रचना समग्र वही होगी जिसमें भाव है, कला भी है, और ये जिसमें होगा दोनों का सामंजस्य, वह प्रबंधात्मक रचना लिखेगा। और जो प्रबंधात्मक रचना लिखेगा दोस्तों, वह लोक मंगल को भी ध्यान में रखेगा। यानी शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि के केंद्र में लोक मंगल भी है, यही उनकी आलोचना दृष्टि के केंद्र में भी है, और प्रबंध चेतना को भी उन्होंने महत्व दिया। बात समझ में आ रही है? भारतेंदु युग को उन्होंने, भाई रीतिकाल तक लिख लिया तो एक दो पॉइंट थोड़ा भारतेंदु युग पर भी दे दें। भारतेंदु युग को उन्होंने यह माना कि यहाँ से साहित्य जनता की ओर उन्मुख हुआ। क्यों? क्योंकि अब तक रीतिकाल की रचनाएं लिखी जा रही थीं, रीतिकाल में जनता की उपेक्षा थी। फिर कहा कि यह गद्य का प्रथम उत्थान है, यहाँ गद्य और खड़ी बोली का एक प्रकार से आरंभ देखा गया, इसलिए शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया। द्विवेदी युग के विषय में भी उनकी मान्यता थी कि द्विवेदी युग के जो रचनाकार थे वहाँ भी कहीं ना कहीं पूरी तरह उपदेशात्मकता है, कला मूल्यों का अभाव है। इसीलिए द्विवेदी युग की रचनाओं को शुक्ल जी कहीं ना कहीं नापसंद करते थे। प्रेमचंद पर शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि बिल्कुल उपेक्षित रही है। प्रेमचंद पर उन्होंने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। शायद प्रेमचंद में जो उपदेश या कटु समाज यथार्थवाद था वो शुक्ल जी को रास नहीं आता था। यहाँ तक लिखने के बाद, छायावाद तक की चर्चा करने के बाद, आप शुक्ल जी के
विशेष बातों को, उनकी इतिहास दृष्टि को खत्म करें, लेकिन एक निष्कर्ष जरूर बनाएं। खास करके जो 50 नंबर के लिए लिखते हैं वो ये बनाएं कि हालांकि साहित्य इतिहास लेखन अब भी अनवरत जारी है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकने वाली नहीं है। शुक्ल जी के पश्चात भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। कई इतिहासकारों ने शुक्ल जी के मतों का, उनके विचारों का अपने पुरजोर तर्कों से खंडित करने का भी प्रयास किया है। आचार्य द्विवेदी उनमें सबसे सशक्त इतिहासकार थे जिन्होंने शुक्ल जी के विचारों का, उनकी संकल्पनाओं का पूरी तरह से तो नहीं लेकिन लगभग सभी स्तरों पर उन्हें खारिज करने की कोशिश की है। आगे भी इतिहास लिखा जाना शेष है। हो सकता है कि आचार्य शुक्ल से भी बेहतर वैज्ञानिक दृष्टि के साथ कोई इतिहास लिख जाए, लेकिन अब तक जो हमारे नज़रिए में, हमारी दृष्टि में श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है उसे शुक्ल जी के रूप में ही देखने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हम लोग शुरुआत किए थे कि आचार्य शुक्ल ने अपने पहले की कमियों को देखते हुए एक वैज्ञानिक इतिहास लिखने की कोशिश की। यही वजह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 चरणों में बांटा गया। कितना समझ में आया? अरे हाँ या ना? अगर समझ में आया तो इसको अब अपने से लिखिए। आज तो पूरी बात देखिए बोल बोल के लिखा दिए हैं। अगर अब भी पीछे रह रहे हैं तो मैं मानूंगा कि आप बहुत धीमे चल रहे हैं। मुझसे भी थोड़ा आगे निकलिए, ठीक है? तो आइए अब अगले मुद्दे को देखें कि आदिकाल का जो स्वर है या आदिकालीन साहित्य में इतनी विविधताओं का कारण क्या है। क्या वजह है कि आदिकाल में काव्यगत चेतना, सामाजिक चेतना में इतनी विविधताएं हैं।